हर हर महादेव दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर जो विश्व की सबसे दुर्गम धार्मिक यात्रा मानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 5 कैलाशों में से एक श्रीखंड महादेव यात्रा की, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में स्थित है, जहाँ पहुँचना बहुत ही कठिन है। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है अपने शहर देवास से। हमें सबसे पहले पहुंचना था चंडीगढ़, जिसके लिए हमने अपने शहर से चंडीगढ़ के लिए ट्रेन से यात्रा की शुरुआत की। धरती पर 5 कैलाश बताए गए हैं, जिनमें से एक है कैलाश मानसरोवर, श्रीखंड महादेव, किन्नौर कैलाश, मणिमहेश कैलाश और आदि कैलाश। और आज हम निकले हैं श्रीखंड कैलाश दर्शन को। ट्रेन से यात्रा करने के दौरान हमें देखने को मिले वो प्राकृतिक सुंदर नज़ारे जो इस यात्रा को और यादगार बना देते हैं। आगरा, मथुरा, दिल्ली होते हुए अगली सुबह 5 बजे हम पहुंचे चंडीगढ़। अब हमें चंडीगढ़ से कुल्लू ज़िले के जाओ गाँव जाना था, जो कि इस यात्रा का बेस कैंप है। परंतु जाओ गाँव के लिए चंडीगढ़ से कोई डायरेक्ट बस सुविधा नहीं है। उसके लिए या तो आप प्राइवेट टैक्सी बुक कर सकते हैं, या फिर चंडीगढ़ से शिमला, फिर शिमला से रामपुर बुशहर और रामपुर बुशहर से फिर जाओ गाँव तक बस के माध्यम से पहुँच सकते हैं। सुबह के 6 बजे हमने चंडीगढ़ से शिमला के लिए टैक्सी से आगे की यात्रा की शुरुआत की। पहाड़ों की खूबसूरती आपको चंडीगढ़ से ही देखने को मिल जाएगी। चंडीगढ़ से शिमला की दूरी करीब 115 किलोमीटर है, जिसको तय करने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हुए हम नाश्ता करने के लिए रुके सोलन में। सोलन पंजाब और हिमाचल की सीमा पर बसा हुआ एक खूबसूरत औद्योगिक शहर है, जो शिमला से 46 किलोमीटर पहले आता है। अगर आप शिमला घूमने आ रहे हैं तो सोलन में भी रुक सकते हैं। यहाँ होटल्स आपको शिमला के कंपैरिजन में सस्ते मिल जाएंगे। नाश्ता करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सोलन से ही बादलों के गुबार शुरू हो जाते हैं। यहाँ आप अपने आप को बादलों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। यहाँ बादल नीचे और आप ऊपर होते हैं। यह वे प्राकृतिक दृश्य हैं जिन्हें आप अपने कैमरे में कैद करने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। टैक्सी ड्राइवर अंकल बड़े अच्छे स्वभाव के थे, जो हमें पंजाब, हरियाणा से लेकर हिमाचल तक के क्षेत्र, वहाँ के लोगों के काम करने के तरीकों के बारे में बता रहे थे। तो नई सीजन में एक बंदा 50,000 कमाएगा यहाँ। शॉप वो खोल लिया, कुछ खोल लिया ना। 4,000 रुपए दिहाड़ी है, गाड़ी डाली हुई है। अब ये कईयों का काम है कि सेब खेत में नीचे पहाड़ों से है, ऊपर ही लेके आना है, उसके वो चार्ज करता है अच्छा खासा साल भर की रोटी। अभी जो सेब क्योंकि या तो वो सेब मैक्सिमम नेपाली आएंगे, अभी देखना लाद लाद के लाएंगे, तो पर क्रेट का पैसा लेंगे, वो हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं सीजन में। और यहाँ के लोग उनको बुलाते हैं, कईयों ने घर डाल के दिए हुए हैं खेतों में ही, उनको राशन भी देंगे, साल भर उनकी खेती सारा पैसे उनका काम है एप्पल करना, खेती बाड़ी में खाद खूद डालना, फसल काटना, स्प्रे करने, कटिंग करनी। अभी जो साफ करेंगे ना सेबों को, ऐसा नहीं पेटी में नहीं, इसकी 2 बंदे सफाई करते हैं। आप करोगे फिर मैं करूँगा उसी सेब की, फिर पेटी में आएगी बिल्कुल डनो। 4 रुपए दिहाड़ी है, 4 रुपए दिहाड़ी है। अब पूरा खाना पीना वही कमरे में, बस सफाई करनी, पेटी ठोकनी। पेटी सिर्फ अभी ढानी, सिर्फ पेटी पैक करना, धक्का देना, आगे कर देना ही है। नेपाली ढाएंगे आप। तब यहाँ के पहाड़ी लड़के क्या करते हैं फिर, यहाँ के नहीं करते क्या? हाँ, वो लड़के नहीं करते हैं। वो भी तो नेपाली भी पहाड़ी होते हैं। नहीं, फर्क है। वो मजदूर टाइप के बंदे हैं, करोड़पति बाप के बंदे सोच सकते हैं। ये बहुत ही मुख्य है ना। खुद नौकरी करेगा नीचे 12,000 की, लेकिन घर पर नेपाली, घर पर नेपाली सेब तोड़ रहे हैं। नहीं, नीचे तो आके ऐसा बोले। यह जो आप देख रहे हैं, यह है शिमला का बस स्टॉप। यहाँ पर आपको एटीएम की सुविधा भी मिल जाएगी। कोशिश करें कि आप अपने पास कैश ज़रूर रखें, क्योंकि पहाड़ों पर नेटवर्क इशू होने के कारण ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ही कम होता है। शिमला से रामपुर बुशहर बस से यात्रा करने पर जो प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिले, उन्हें शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। यहीं
से शुरू होते हैं सेब और नाशपाती के बागान। यहाँ आपको अपने आसपास सेब के पौधे और उन पर लटकते सेबों के झुंड देखने को मिलेंगे। जब आप शिमला से रामपुर जाएंगे तब बस के साथ साथ एक नदी को बहता हुआ देखेंगे और यह है सतलज नदी। शिमला से रामपुर की दूरी करीब 127 किलोमीटर की है, जिसको बस से तय करने में करीब 5 से 6 घंटे का समय लगता है। रामपुर उतरने के बाद हम बैठे जाओ गांव की बस में। अभी तक की सबसे खतरनाक बस यात्रा हमें यहाँ करने को मिली। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई नदी और खाई, और बस ड्राइवर का कॉन्फिडेंस तो देखते ही बनता है। ये कोई आम ड्राइवर नहीं है, असल में इन्हें ही कहा जाता है हेवी ड्राइवर, जो रोज़ाना एक सकरे रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। करीब शाम को 7 बजे हम पहुँचे जाओ गाँव, और बस से उतरते ही हमें दर्शन हुए श्रीखंड महादेव के। यहाँ पहाड़ों में एक चीज़ यह देखने को मिली कि यहाँ पर रात देर से होती है और सुबह जल्दी हो जाती है। अगर मौसम साफ रहता है तो जाओ गांव से भी आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन हो जाते हैं। फिर हम चले अपने होम स्टे में, जहाँ पर हम आज की रात रुकने वाले थे। यहाँ पर होम स्टे आपको 500 से लेकर 1000 तक मिल जाते हैं। आजकल तो गर्मी। हाँ वही। देख लो आपने हाँ। ठंडे से धोने की गर्मी। थोड़ा सा चल। अब हम चलते हैं भंडारे की तरफ, जो कि हमारे होम स्टे से करीब 200 मीटर की दूरी पर है। यह निःशुल्क भोजन प्रसादी का भंडारा प्रत्येक वर्ष श्रीखंड महादेव यात्रा के ऑफिशियल टाइम पर ही आयोजित किया जाता है। यहाँ पर आपको रात्रि विश्राम की व्यवस्था भी मिल जाएगी।
वापस अपने होम स्टे पहुँचकर हम सुबह यात्रा के लिए कुछ ज़रूरी सामान को पैक करते हैं। एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि ऊपर की चढ़ाई के लिए आप सिर्फ ज़रूरी सामान ही ले जावें, जैसे 2 जोड़ सूखे कपड़े, 1 जोड़ गर्म कपड़े, खाने के लिए ड्राई फ्रूट्स, दवाइयाँ, रेनकोट और एक पानी की बोतल। समय 9:30 हो चुका है और अब हम सोने जा रहे हैं। कल मिलते हैं। सुबह 5 बजे उठना है, यात्रा की तैयारी करनी है, नहाना धोना है और सुबह यात्रा के लिए निकलना है। तो कल मिलते हैं। चलिए, बाय बाय। आप देख सकते हैं पहाड़ों की सुबह कितनी खूबसूरत होती है। सूर्य देव अपनी रोशनी पूरे पर्वत पर धीरे धीरे बिखेर रहे हैं। मिल गया ना, आराम सोने को मिल जाता तो फिर हो जाती थकान। हाँ गलत है ये हमारे से हाँ, ये रिश्तेदार आ यही है क्या तो बता रहा रिश्तेदारी ने तो वो ही दे दी चोन से है अच्छा लगा है यहाँ का पे। हम एमपी उज्जैन से, महाकालेश्वर है ना, वहाँ से। अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा आप आए कभी उधर? नहीं नीचे उतरते ही नहीं है। हमारे लिए जानती नहीं होती है हमारे को बोले साथ भेजते हाँ। ऐसा नहीं है ये पसंद है। ये है वो आंटी जी, बहुत प्यारे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ पर कम बजट में देते हैं। आप कभी, हम इनका नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जब कभी भी यहाँ पर आएँ तो आप इनसे ज़रूर संपर्क करें। हर हर महादेव। पहले यहाँ से कहाँ जाना है अभी? मंदिर माता गौरा के मंदिर माता गौरा, तो वो रास्ते में ही पड़ेगा? यही है पीछे साइड घर के पीछे। अभी इधर से जाएंगे कि इधर से? इधर से जाना ऊपर नदी के ऊपर। अच्छा, तो इधर से होते वो वही जो रास्ते में जहाँ हम लंगर खाने गए थे वहीं पर? हाँ इधर आगे यहाँ हाँ लंगर खाने आप यहाँ हाँ हाँ, वो एक यहाँ पर बना हुआ है। हाँ, तो पहले माता गौरा के दर्शन करेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे। ठीक, तो हम चल पड़ते हैं और अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माता गौरा के दर्शन करते हैं, जो कि हमारे होम स्टे से कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यहाँ के लोकल्स की मान्यता है कि महादेव के दर्शन से पहले माता गौरा के दर्शन अवश्य करना चाहिए। आपका ही है ये छोटा वाला है? नहीं मेरा बेटा भी है। मेरी दीदी की बेटी का बेटा। अच्छा, क्या खाया था बेटा इसने रसगुल्ले खाए थे। रसगुल्ले खाए थे। रसगुल्ले खाए थे। चलो ठीक 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 ठीक, चलते हैं। हर हर महादेव। है। चलिए, तो आपको दर्शन करवाते हैं श्रीखंड महादेव के। हमें वहाँ उस पहाड़ पर जाना है दर्शन के लिए, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई सारे पहाड़, झरने और ग्लेशियर पार करने पड़ेंगे। ये वही स्थान है जहाँ पर हम रात को भंडारा प्रसादी के लिए आए थे। चाय नाश्ता करने के बाद हमने यहाँ बाबा के दर्शन किए और आगे की यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के लिए आप अपने साथ लाठी ज़रूर रखें ताकि आपको पहाड़ चढ़ने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। लाठी आप गाँव के भंडारे से निःशुल्क में ले सकते हैं, और अगर यहाँ ना मिले तो आप दुकान से 50 रुपये में ख़रीद सकते हैं।
से थोड़ी दूर पर ही आपको ये सारी दुकानें देखने को मिल जाएगी। आप अपनी ज़रूरत का सामान यहाँ से ले सकते हैं। एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने साथ फ्रूट्स ज़रूर कैरी करें। हमने भी अपने लिए कुछ सेब लिए जो हमें हमारी यात्रा में आगे काम आने वाले थे। आखिर में हमें श्रीखंड महादेव की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जामोगम तक तो आ चुके हैं, ये बेस विलेज है। आज से हम अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। देखते हैं यात्रा पूरी हो पाती है कि नहीं, क्योंकि ये यात्रा इतनी आसान नहीं है, बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, पर फिर भी दिल में आस्था और विश्वास लेकर चल रहे हैं आगे बढ़कर कि वहाँ ऊपर तक पहुँच पाते हैं कि नहीं। मौसम साफ होने के कारण हम आपको बीच बीच में महादेव के दर्शन करवाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और इस यात्रा को अनुभव कीजिए। पर दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता जो है भाई साहब नीचे आ रहे हैं, और एक ये रास्ता है जो बाय रोड होते हुए वहाँ से नीचे होते हुए उन दुकानों तक जाता है। ऑफिशियल टाइम पर आपको यहाँ पर कई सारे भंडारे देखने को मिलेंगे। श्रीखंड महादेव यात्रा का ऑफिशियल टाइम हर वर्ष सावन के महीने में रहता है और निर्मण प्रशासन द्वारा इस यात्रा को आयोजित किया जाता है। इस वर्ष यह यात्रा 10 जुलाई से 23 जुलाई 2025 तक आयोजित की गई थी और हमने इस यात्रा को गाँव से 19 जुलाई को शुरू किया था। चाय पिलो, बाकी दो बिस्कुट, एक बिस्कुट बोले का बहुत। हम अभी एक बिस्कुट आप जब बढ़ा ही रहे हैं तो एक बिस्कुट भी ले सकते हैं। बोले कब हो गया, बिस्किट ले लेते हैं। यात्रा नहीं होगी फिर ज़्यादा। अभी तो सुने नहीं था। मैं हल्का फुल्का ही लेके एक ले लो प्रसाद के रूप में। है? नहीं 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 नहीं, जय बोलेगी हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दर्शन हो गए आपके? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन। अच्छा, कोई अभी पानी या मौसम खराब तो नहीं है? आज का तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि अच्छा, धूप निकल गई है। आप गए थे तब था? गए थे तब भी बारिश थी। हाँ हाँ। बाबा के दर पे पहुंचे तब भी बारिश थी। अच्छा। बाबा के दर से उतरे तब भी बारिश थी। हाँ। स्टिल हम जब तक थारचुड़ू नहीं आ गए बारिश कंटिन्यू थी। अच्छा, आज मौसम साफ है। आज मौसम बहुत साफ है। हर हर महादेव, हर 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 महादेव। ऑफिशियल टाइम में यात्रा करने पर आपको ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। जैसे यहाँ हर 2 किलोमीटर पर आपको प्राइवेट टेंट देखने को मिल जाएंगे जहाँ आप रुक सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। यहाँ पर ऊंचाई के हिसाब से रहने और खाने के चार्जेस बढ़ते हैं। हम डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी लिस्ट दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे जहाँ आपको रहने और खाने की सुविधा निःशुल्क मिलेगी। तो जुड़े रहिए और आनंद लीजिए इस यात्रा का। हर हर महादेव।
दलिया खा लो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लीजिए, नमकीन लीजिए, पराठा गरम दाल लीजिए आइए। हमें एक अंकल मिले हैं जो यहाँ पर प्रसाद की सेवा दे रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये भी हमारे यहाँ पर महाकालेश्वर कई बार दर्शन करने आ चुके हैं। भंडारा जहाँ चला हुआ, हाँ 18 सालों 18 सालों से यहाँ पर ये भंडारा कर रहे हैं। और क्या डाल दिया आपने? इस यात्रा के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दे देते हैं। भस्मासुर ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा कि वह जिसके सर पर भी हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान शिव से यह वरदान मिलने के बाद भस्मासुर ने भगवान शिव पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहा और उन्हें भस्म करने के लिए उनके पीछे भागा। भगवान शिव भी लीला दिखाते हुए भागने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर उन पर मोहित हो गया। उसी मोह में आकर भस्मासुर ने मोहिनी के कहने पर नृत्य किया और अपना हाथ स्वयं के सर पर रखकर खुद को भस्म कर लिया। तभी से भगवान शिव यहाँ 72 फीट शिला के रूप में विराजित है और उनके सामने है माता गौरा और गणेश जी। शिव जी के पीछे की ओर देखने को मिलेंगे कार्तिक जी। पानी के लिए आप अपने पास एक बोतल ज़रूर रखें और उसे खाली होने पर रिफ़िल करते रहें। यहाँ आपको ऐसे पानी के कई सारे सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। यह पानी ऊपर ग्लेशियर से निकलकर पहाड़ों से होते हुए नीचे की ओर आता है, जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होता है। यात्रा के पड़ाव की बात करें तो जाओ गांव से यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहले आएगा सिंघाड़, जो कि जाओ गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ रहने, खाने और मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। आप यहाँ रुक सकते हैं और भोजन कर सकते हैं। थोड़ी दूरी पर आगे आपको मिलेगा सिंघाड़ कैंप, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन और मेडिकल चेक किया जाता है। ऑफिशियल यात्रा के टाइम आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। हमने हमारा रजिस्ट्रेशन और मेडिकल दोनों ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे, जिसके बाद हमें यहाँ सिर्फ उनका एप्लीकेशन नंबर बताना पड़ा। अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो यहाँ आकर भी मेडिकल और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लाना होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह आपको रजिस्ट्रेशन फीस 250 रुपये देना होगी।
रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करवाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ से अगला पड़ाव आएगा थाजड़ू, जिसकी दूरी करीब 12 किलोमीटर की है, जो कि बहुत कठिन है। पहले दिन की यात्रा में जब आप सुबह से निकलते हैं तो रात को रुकने के लिए पहला पड़ाव थाजड़ू होता है, जहाँ निःशुल्क लंगर सुविधा और रहने के लिए कैंप मिल जाते हैं। धीरे धीरे अब चढ़ाई का लेवल और टफ होता जाएगा। कुछ लोग तो इस पहले पड़ाव में ही यात्रा को छोड़कर वापस नीचे जाऊँगाँव चले जाते हैं। यात्रा की दूरी की बात करें तो कुल 70 किलोमीटर की है। जाऊँगाँव से श्रीखंड महादेव तक 35 किलोमीटर और वापस जाऊँगाँव तक 35 किलोमीटर। बहुत कठिन चढ़ाई है, देखने में आसान लगती है तो बहुत कठिन है। सफ़र की शुरुआत की थी जाऊँ से। उसके बाद में जब हम बेस कैंप आए, हाँ, सिंघाड़ में वेरिफिकेशन करने के बाद में वहाँ पर चाय नाश्ता करने के बाद में हम अभी 2-3 किलोमीटर आगे आए हैं। जो यहाँ की चढ़ाई है वो बहुत स्टीप है, आपको खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी और उतरना पड़ेगा। तो ध्यान रखें इस बात का कि आप धीरे धीरे और लाठी का सहारा लेकर चढ़ाई करें। हम आपको यहाँ से दृश्य दिखाते हैं, जो श्रीखंड महादेव की प्रतिमा के दर्शन यहीं से हो जाते हैं। वो देखिए वहाँ पर 2 मूर्तियाँ आपको दिखेगी बादलों के बीच में, वो श्रीखंड महादेव। आपको इस यात्रा में थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसे कई सारे झरने देखने को मिलेंगे।
ये कौन सी जगह है भाई जी? ये माटला। अच्छा, तो ये भंडारा कब से कर रहे हैं आप? ये लगा 8 तारीख से। अच्छा, 8 तारीख से। तो कब तक चलेगा ये? ये अभी 20 तक। 20 तक। 1 2 3 बाबा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੂੰढਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ जय भोलेनाथ, जय भोले। ऐसे कई सारे खतरनाक रास्ते आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, जहाँ सिर्फ एक टाइम पर एक ही व्यक्ति निकल सकता है। यह जो बहता हुआ पानी आप देख रहे हैं, ये ऊपर ग्लेशियर से निकलकर यहाँ से होते हुए आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाता है। आगे चलने पर आता है बाराती नाला। यहाँ पर बाबा जी का आश्रम है, जहाँ पर हमेशा निःशुल्क भंडारा चलता रहता है। रुकने के लिए भी यहाँ पर कैंप बने हुए हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं देवदार और चीड़ के बड़े बड़े पेड़। यह यात्रा जितनी थकाती है, उतने ही यहाँ सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं।
करके आए हैं। ये चौथा पहाड़ है और ऊपर जाना है। ऐसी खड़ी चढ़ाई है बस इसमें। ट्रेकर है वो, कुत्ते नहीं है, ट्रेकर है। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऊपर ऊपर तो तुम चलो तो आएगा वो। हम लोग पहाड़ के ऊपर जो बादल रहते हैं ना, वो बादल की ऊंचाई तक आ चुके हैं। देख रहे हो, अभी कुछ दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर भी देखो हमें बादल दिख रहे हैं। और अभी 2 घंटे बोला गया है। जो लोग आ रहे हैं उनसे पूछा कि बीच में एक जगह रुकना है हम लोग को। थाचड़ू करके जगह है, वो मिड पॉइंट है। अभी हम लोग डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँचे हैं, उसमें ही हमें 2, ढाई, 3 घंटे भी लग सकते हैं। चलिए यहाँ हमें ताचड़ू से 1 किलोमीटर दूर मौसम ख़राब होने और रात को बारिश होने के कारण यहीं प्राइवेट कैंप में रुकना पड़ा, जिसका किराया 400 रुपये प्रति व्यक्ति था, जिसमें रहना और खाना दोनों इंक्लूड था। सुबह जल्दी उठकर वापस हमें अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करना था, इसलिए हमने अपना बैग पैक किया और निकल पड़े आगे की ओर। आज सुबह 1 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे थाचड़ू। यही पहला पड़ाव है जहां पहले दिन रुकना होता है।
पर बारिश और रात होने के कारण हम इसके पहले ही रुक गए थे। यहाँ आपको ढेर सारे टेंट देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही टेंट निःशुल्क हैं, बाकी सभी पेड हैं। अभी हम लोग थाचड़ू से निकले हैं। थाचड़ू बोल सकते हैं कि बीच का लोकेशन है, जो कि गांव है, जो कि बेस लोकेशन, बेस विलेज होता है जहाँ से हम चल रहे थे। वहाँ 17 किलोमीटर की दूरी पर है। हम लोगों ने हम सुबह 7 बजे चले थे, शाम के 7 या 8 बजे तक भी हम लोग 15 किलोमीटर पार नहीं कर पाए। हम लोग कहाँ थाचड़ू से 1 किलोमीटर पहले ही एक कोई सा टेंट था, वहाँ पर रुके थे। तो हम लोग थोड़े से स्लो ट्रैकर थे, बाकी जो अच्छे ट्रैकर्स हैं वो लोग आसानी से पार कर पा रहे हैं, मतलब शाम तक वो पहुँच पाते हैं। अगर वो 12 बजे भी चालू करते हैं तो शाम को 6 बजे तक पहुँच पाते हैं। पर कठिनाई जो है लेवल बताती हूँ, गाँव से जो थाचड़ू तक है वही सबसे कठिन। अगर आप वहाँ तक आ गए ना तो आपके लिए आगे का रास्ता शायद सिंपल हो, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ तक का ही थोड़ा सा कठिन है। तो आप देखिए हम लोग थाचड़ू से निकले हैं। थाचड़ू एक ऐसी जगह है जहाँ आपको थोड़ी सी सरकारी चीज़ें मिल सकती है, खाना मिल सकता है, लंगर मिल सकता है, रहने के लिए जगह मिल सकती है। वरना उसके पहले अगर जो टेंट आते हैं कैंपिंग के, वो सारे पेड वाले होते हैं, पैसे वाले। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ अगर आना है तो आप जल्दी आए, कोशिश करें। चलो। थाचड़ू से निकलने के बाद अब खुला आसमान देखने को मिलता है। चीड़ और देवदार के घने जंगल अब खत्म होने के बाद अब हम खुला आसमान के नीचे आ चुके हैं। थाचड़ू से काली टोप का रास्ता सकरा और खड़ी चढ़ाई देखने को मिलेगी। यहाँ दोनों तरफ खाई है, इसलिए यहाँ ध्यान से चलें।
देखते हैं ना, पूरा वैसे वैसे फोक आपको इतनी मिलती है कि पीछे आने वाला बंदा जब तक कि बहुत करीब ना आ जाए तब तक नहीं दिखता है। तो धीरे धीरे से कदम बढ़ रही है, आगे बढ़ते जाइए। यह जो स्पॉट आप देख रहे हैं, यह है काली टॉप। यहाँ काली माता का मंदिर है, जहाँ दर्शन करके आगे की यात्रा की जाती है। बारिश की वजह से पूरा रास्ता फिसलन से भरा हुआ था और बारिश भी कंटिन्यूअसली हो रही थी। काली टॉप से भीमतलाई तक अब रास्ता उतरने वाला था, पर यह रास्ता इतना खतरनाक था कि कई बार हमें नीचे बैठकर उतरना पड़ा। भीमतलाई से भीमद्वारी का जो रास्ता है, उसमें उतरना और चढ़ना दोनों पड़ता है, पर इसी रास्ते में तेज बहाव वाले झरने और पहला ग्लेशियर देखने को मिलता है। यह यात्रा आपकी पूरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती है। यहाँ पग पग पर आपको खतरनाक रास्तों से होकर आगे बढ़ना पड़ता है। बस मन में शिव का नाम लेते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारे लिए भी ये पहली बार था जब हमने प्रकृति की सुंदरता को, संकरे रास्तों को, भयानक खाई को, आसमान छूते पर्वतों को, हमसे टकराते हुए बादलों को, तेज बहाव वाले झरनों को और ग्लेशियर को देखा और अनुभव किया। कुंशा पार करते करते शाम ढलने लगी थी और सभी लोग अपनी मंजिल और पड़ाव भीमद्वारी को पहुंच चुके थे। हमें अभी भी पहुंचने में 3 घंटे लगने वाले थे। तभी हमें कुछ दोस्तों का ग्रुप दिखा। ऐसा लगा मानो महादेव ने ही उन्हें भेजा है। फिर हम जैसे तैसे करके भरी बारिश में पहुंचे अगले पड़ाव भीमद्वारी को।
हम लोग आ चुके हैं कुंचा से थोड़ी दूर पहले, और मैं आपको एक यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं, बहुत ही भयानक लग रहे हैं मेरे को। तो पानी और ग्लेशियर दिखने को मिलेगा आपको। भीमद्वारी वो जगह है जहां आप जितना जल्दी पहुंच सके उतना अच्छा होता है, पर हमें पहुंचते पहुंचते रात के 9 बज चुके थे। यहां जल्दी पहुंचकर रात 12 बजे तक आराम कीजिए, फिर रात में 1-2 बजे यहां से श्रीखंड महादेव दर्शन के लिए निकलना पड़ता है। अगर रात 1 बजे निकलते हैं तो सुबह 9-10 बजे तक दर्शन हो जाते हैं, फिर वापस दर्शन करके उसी दिन यहीं भीमद्वारी लौटना पड़ता है। हमने शरीर को आराम देकर यह सोचा कि हम अपनी यात्रा अगली रात्रि को शुरू करेंगे, पर हमने जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। लगातार बारिश के कारण झरनों में पानी का बहाव बढ़ चुका था और अगले दिन यात्रा को रोक दिया था। हम यात्रा खुलने तक यहीं भीमद्वार रुककर ही इंतज़ार करने लगे। इस यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका हृदय से आभार। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके सारे सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। शाम को 6 बजे यहाँ मौसम कुछ देर के लिए साफ हुआ और हमें देखने को मिले ये सुंदर नज़ारे। आइए आपको दिखाते हैं 5 पांडव पर्वत। मौसम साफ होने पर यहाँ स्वर्ग सा लगता है। जय शंकर की भाइयों, हर हर महादेव। बोल हर हर महादेव, जय हो। ये वही दोस्त लोग हैं जो हमें रात होने पर रास्ते में मिले थे और फिर हम सभी साथ मिलकर यहाँ भीमद्वारी तक आए थे। आपको एक शॉट दिखाते हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम रात को किस तरह के पहाड़ को पार करके आए हैं। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। हम आपको इस यात्रा के माध्यम से डिटेल्ड वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आपको यहाँ के रास्तों और पल पल बदलते मौसम की हकीकत देखने को मिलेगी। इस यात्रा का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमसे, जिसमें आपको दिखाएंगे भीमद्वारी से पार्वती बाग, नैन सरोवर होते हुए हम कैसे पहुँचते हैं श्रीखंड महादेव तक। हर हर महादेव।